हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो 25 के 25 प्रश्न को आज आप पढ़ेंगे अभी, तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आसानी से ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये आज का पहला प्रश्न है, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक का उदाहरण है। इनमें से कौन खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, ये आपको बताना है। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक इनमें कौन सा है, आप बताइए। बेंजीन रिंग तो आप जान ही रहे हैं, बेंजीन रिंग में होता है, ये भी बेंजीन रिंग में होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। साइक्लोप्रोपेन तो जान ही रहे हैं, है ना। साइक्लोप्रोपेन मतलब देखिए ये 3 होगा, है ना। पायरीडीन, इसमें नाइट्रोजन के साथ जो है बंद श्रृंखला बनी होती है। बेंजीन रिंग तो आप जान ही रहे हैं, इस प्रकार से ये, ठीक। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी खुली, ये जो है बंद श्रृंखला के उदाहरण हैं। और ये आपका एथेन यानी CH3 इसको और कैसे लिखते हैं, ये आपके CH3 को इस प्रकार भी लिखा जाता है। किस प्रकार, ये कौन सा बंध बना है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। देखिए आप लोग कमेंट भी करते जाइए, समझ में आ जाए कि ऑप्शन कौन सा सही है। तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि सी वाला एथेन खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, यानी सी वाला इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा, ये सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं हम लोग आज का दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न आपका है, अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस होती है रंगीन, भारी, रंगहीन, पानी में अघुलनशील। तो ये तो पानी में घुलनशील होती है, तो अमोनिया गैस जो है ये क्या होगी, रंगहीन होगी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा कि अमोनिया कैसी होती है, रंगहीन होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तीसरा प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, दूध के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, हवा के शुद्धिकरण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग याद रखिए इसको, इसका उपयोग पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। कहाँ होता है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ये पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए समझ में आ रहा है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपका। ये सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी हो गई पेट्रोल के शुद्धिकरण में, और ये आपका चौथा प्रश्न, कौन सबसे कम क्षारीय है, कौन सबसे कम क्षारीय है। तो देखिए ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो बेरिलियम है, ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो क्षारीयता का लक्षण बढ़ता है। तो ये आपका बेरिलियम जो है ये सबसे कम क्षारीय होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर होगा, देखिए बेरिलियम ऊपर होता है ना, बेरिलियम ऊपर होता है Be, है ना, 4 होता है, तो बाहरी कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए सबकी कहानी देख लेते हैं हम लोग। पोटेशियम कितना है, 19, 2, 8, 8, 1, यही होता है ना। और इसके बाद कैल्शियम का, चलिए क्रम से लिखते हैं, ये आपका हो गया ये पोटेशियम के बाद अब लिखेंगे ये कैल्शियम का होता है 20। अब 20 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 8, 8, 2, ठीक है। ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, चौथे कोष में है, चौथे कोष में है। कैल्शियम के बाद आपका ये बेरिलियम, इसका 4 होता है, तो 2 और 2 हो गया। और यहाँ मैग्नीशियम की कहानी देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये 12, तो ये 2, 8, 2। तो सबसे कम कोषों की संख्या किसमें है, बेरिलियम, तो यही जो है सबसे कम क्षारीय होगा। इसमें देखा जाए सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो इसको आप कमेंट में बताइए सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। तो चलिए ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, बेरिलियम सबसे कम क्षारीय है इनमें से। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हो गया, इसके बाद ये
5वां प्रश्न, यूरेनियम सदस्य है एक्टिनाइड श्रेणी का, संक्रमण श्रेणी का, द्वितीय आवर्त का और ये चौथे आवर्त का। तो यूरेनियम आपको पता है ये है एक्टिनाइड श्रेणी का। किस श्रेणी का? एक्टिनाइड श्रेणी का, है ना। चलिए, एक्टिनाइड को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है ये कमेंट में बताइए। एक्टिनाइड को किस ब्लॉक में रखा गया? अच्छा, एक बात बताइए कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक होते हैं, है ना। तो जिसमें ये देखिए, चलिए लोग इसे बना देते हैं एक बार। ये क्या हुआ? ये अच्छे से बनाए क्या? चलिए अच्छे से बना के देख लेते हैं हम लोग। ये कहाँ गया यार? ये हो गया। तो इससे ये बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये आपका इस प्रकार से जो होता है वो यस ब्लॉक होता है, और इसमें ये बीच में, चलिए इस प्रकार से ये बना देते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे से बनाएंगे, ज़्यादा समय चला जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना पर्याप्त है। इरेजर से इसको हटा दें, ये नहीं हटेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका देखिए, ये बीच, ये पहला जो है ये होता है यस ब्लॉक। क्या होता है? यस ब्लॉक। और ये आपका यस ब्लॉक, और इधर ये पी ब्लॉक, बीच में ये होता है आपका डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को देखिए, ये 6वें और 7वें आवर्त से, किसमें से? 6वें और 7वें आवर्त से निकाल करके ये 32 तत्वों को बाहर रख दिया गया है, जिसमें से एक होता है ये एक्टिनाइड और दूसरा होता है लैंथेनाइड। दूसरा होता है लैंथेनाइड, एल। ठीक, तो एक्टिनाइड किस में से निकाला गया है? किस ब्लॉक के अंतर्गत रहता है? यस ब्लॉक। अच्छा, एक और इंट्रोडक्शन यही ले लेते हैं हम लोग, बहुत पूछता है। यस ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या उपकोष में भरे जाते हैं वो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, और जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और अच्छा, तो एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं? वे तत्व जिनके सभी इलेक्ट्रॉन, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं वो क्या होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो एफ ब्लॉक का भी इसी प्रकार से होगा। कैसे होगा? कि एफ ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया है जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ? एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अगला भी प्रश्न देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, आगे भी देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये आपका ये हो गया, कौन सा? ये खिसक क्यों नहीं रहा है? चलिए यहीं बता देते हैं। ये क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपक्रिया, ये अपक्रिया होती है तो क्या बनता है? देखिए समझिए, तो ये होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब कोई एल्कोहल होता है, चलिए लिख देते हैं एल्कोहल। एल्कोहल क्या संकेत करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। एल्कोहल आप जान रहे हैं ना, OH, अगर OH लिख दिए तो आप समझ जाओगे कि क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ये बना लीजिए भाई। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो अम्ल बनता है। बात समझ में आई? एल्कोहल, ऊपर से ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। चलिए लिख भी दे रहे हैं जिससे याद रहे। ये क्या है? ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल। अब इसी का उल्टा भी होता है, यदि अपचयन करते चलें, क्या करते चलें? अपचयन, तो इधर से ये क्रमशः बनता चला जाएगा। मतलब ये आपका जो ये अम्ल है, क्या है ये? अम्ल, ठीक है। ये कार्बोक्जिलिक अम्ल किस में बदल जाएगा? अपचयन होगा तो एल्डिहाइड में।
एल्डिहाइड का चयन होगा तो एल्कोहल बनेगा। बस समझ में आई। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कह रहे हैं समझिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि ये आपका CH3COOH ये किससे अपक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजनीकरण हो रहा है किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो अब बताइए, ये तो कार्बोक्जिलिक अम्ल है, कार्बोक्जिलिक अम्ल का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा, अभी बताया हमने, क्या बनेगा, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे कि इस अम्ल का, देखिए अभी बताया ना कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, ठीक है। तो अम्ल का जब अपचयन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड, ये आपका अम्ल है, तो इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है, जो भी एल्डिहाइड होगा वही इसका सही आंसर होगा। सबको तो समझ में आ गया हो गया हमको लग रहा है ना। चलिए ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखें। चलिए फिर देखते हैं ये अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है, एल्कोहल, क्या कह रहे हैं कि एल्कोहल, ये थोड़ा बड़ा बाबा, अब आइडिया समझ में आया, देखिए धीरे धीरे समझ में आता है सब। ये खिसक क्यों नहीं रहा है जी, हो गया। क्या कह रहे हैं, एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन, OH, COOH, CHO, कौन सा है इसमें भाई, जल्दी बताइए कौन सा है। कमेंट में जा करके आप लोग मेरे बताने से पहले कमेंट करके बता दीजिए कि कौन इसमें से एल्कोहल है। ये जान गए ना, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये एल्कोहल के बाद ये आपका 8वां प्रश्न, ये क्या कह रहे हैं, एल्केन CnH2n+2 सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य कौन है। चौथा सदस्य, देखिए एल्केन का पहला सदस्य कौन है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। पहला सदस्य कौन है एल्केन का, सिंगल बॉन्ड होता है ना एल्केन में, एक कार्बन के साथ लगाइए 4 हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया एल्केन, है ना। और दूसरा सदस्य कौन होगा, 2 कार्बन लगाइए और इसमें सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से क्रम से जोड़ देंगे। कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से ही लगाना है, क्यों सिंगल बॉन्ड से लगाना है, क्योंकि ये एल्केन है, CnH2n+2 का फार्मूला है। पहला हो गया ये, चलिए इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, नहीं तो मिक्स हो जा रहा है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा अलग कलर से लिखते हैं, किससे लिखें, इससे लिख दे रहे हैं। तो तीसरा आपका ये होगा क्या, 3 कार्बन वाला, 1 2 3 कार्बन लगाइए, 1 हाइड्रोजन, 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरा हो गया कार्बन का ना। यहाँ भी लगाइए 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर। अब इसमें कितना लगाएंगे भाई, 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, ये हाइड्रोजन लगाइए, 2 हो गया, 1 और लगा दीजिए, 3 हो गया, ये हो गया 4। अब आपका ये, चलिए देखते हैं, ये तीसरा हो गया। और चौथा इसमें क्या बनेगा भाई, चौथा भी बना लेते हैं, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला तो आप जान ही गए क्या है, ये क्या है, इसका फार्मूला हम लिख दिए हैं। इसका नाम बता दीजिए भाई, नाम तो आप लोग जान रहे हैं ना, क्या है, ब्यूटेन है इसका सही आंसर, ब्यूटेन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ब्यूटेन के बाद ये बेयर अभिकर्मक, ये क्या है, बेयर अभिकर्मक निम्न में से ये कौन सा है। बेयर अभिकर्मक KMnO4, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये कौन सा होगा, ये KMnO4 होगा, ठीक है। ये क्या है, बेयर अभिकर्मक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद, ये 10वां प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है क्या, ये चलिए CH3CH2COOH का IUPAC नाम, देखिए 1 2 3 कार्बन है ना। अब 3 कार्बन में क्या लगाएं, COOH, तो OI कम लगेगा, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोप में OI जोड़ दीजिए, प्रोपेनोइक, ये वाला सही हो जाएगा C।
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वें में क्या कहा जा रहा है भाई, ये 11वां प्रश्न आपका ये सामने है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध कौन सा होता है। तो एल्युमिनियम, देखिए विकर्ण संबंध क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, चलिए लिख देते हैं। लिथियम है ना, क्रम से देखिए जितने तत्व हैं, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, फिर बोरान और फिर कार्बन। समझ में आया। तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, ठीक। अब इसके बाद नीचे से लिखेंगे, इसके बाद अगला लिथियम के सीध में कौन सा है, लिथियम मतलब बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और किस में होता है, अगले वाले में, ये सोडियम में। तो यहाँ कौन होगा, सोडियम लगाएंगे, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, ठीक है। फिर आ गया सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध तो आप जान ही रहे हैं, इस प्रकार से होता है इसे, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, Be से। तो कौन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 12वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये 12वां प्रश्न आपका सामने है। सैफोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है, क्या बनाने की, साबुन बनाने की प्रक्रिया है। सैफोनिफिकेशन क्या बनता है, साबुन बनता है इससे। चलिए साबुन बनाने की विधि आपको याद है, रिएक्शन लिख दें, CH2COO C17H35 और फिर यहाँ लिखेंगे CHCOO। ये क्या होता है, उच्च वसा अम्ल है। क्या है, उच्च वसा अम्ल है। ये पेन थोड़ा सा पतला कर लें, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ होगा ये आपका CH2, ये है CH2COO C17H35 और ये अपक्रिया होती है NaOH से। किससे होती है, NaOH से जब अपक्रिया होती है तो यहाँ से आपका बनता है 3 जगह ये OH आपका जुड़ जाएगा। कहाँ कहाँ, CH2 CH2, ये देख पा रहे हैं इधर। अब हर जगह लगाएंगे हम लोग OH, इसमें लगा दीजिए OH, तो ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल। और साथ में देखिए ये अलग होकर के क्या बना, C17H35COO, है ना, 3 जगह ना, C17H35COO, और तीनों जगह ये जा करके जुड़ जाएगा आपका Na। तो ये आपका बन गया साबुन। तो ये अपक्रिया क्या होती है, सैफोनिफिकेशन अपक्रिया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, क्या है कि अमोनिया का क्या करें हैं, अमोनिया को पानी में घोलने पर क्या बनता है, अमोनिया को पानी में घोलने पर क्या बनता है। यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक कर दीजिए भाई। चलिए ठीक है, कहने पर तो आप लोग कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करिए, पढ़िए, हो सके समय लगे तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए हो सके तो। अमोनिया को, ये क्या हुआ, अमोनिया को पानी में घोलने पर क्या बनता है। अमोनिया को जब पानी में घोलेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया, ये आपका अमोनिया NH3 प्लस पानी में घोलना ना, H2 मिला दीजिए इसी में, NH4OH, ठीक है। ये बन गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये वाला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, ये 14वां प्रश्न हो गया। अब लगाएंगे हम लोग 15वां प्रश्न। कहाँ गया भाई, ये पानी में घोल, ये हो गया है। 15वां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये 15वां प्रश्न, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो एथिलीन है इसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। ये प्रश्न है कि CaSO4, चलिए व्यवस्थित कर लें पहले इसको हम। CaSO4 का तुल्यांकी भार कितना है, तो तुल्यांकी भार निकाल के देखिए, पहले तो अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालिए किसका, CaSO4 का
अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का होता है 40, सल्फर का होता है 32 ना, सल्फर का 32। वैसे जो है एग्ज़ाम में ये दिया रहता है किसका कितना होता है, ठीक। तो यहाँ ये 32 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 बार है तो 4 से गुणा कर लीजिए। ये हल करिए इसको तो कितना आएगा, 2 7 72 हो गया। 16 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा, 64। अब इसको जोड़ लीजिए कितना बनेगा, 4 2 6 और 6 6 12 1 13, 136 आ गया। अब इसमें इसको जब आयन के रूप में हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनेगा भाई, आयन के रूप में तोड़िए तो बनेगा Ca++ और प्लस या SO4 माइनस माइनस बन जाएगा। तो 2 प्लस चार्ज है ना, तो तुल्यांकी भार इसका क्या बनेगा, ये तुल्यांकी भार, इसको उठा के एक तरफ कर लो यार, ये तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे में आयन, जितना भी आयन हो उसको, कितने आयन, 2 आयन। तो अणुभार आपका आ गया 1 3 6 बटे 2, 2 से भाग दीजिए, 2 6 12 और 2 8 16, ये आपका आ गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ये, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। किस यौगिक में सहसंयोजी बंध हैं, किस यौगिक में सहसंयोजी, तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं ना, अभी बताया था किसमें सहसंयोजी बंध। देखिए इसमें ये जो है बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक के पास से इलेक्ट्रॉन, मान लो यही ले लेते हैं आपका Na और Cl, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, Na के पास है बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। तो सोडियम पर आएगा कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस दिया है तो इस पर प्लस आएगा, और माइनस लिया है तो माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस माइनस चार्ज यानी आयन बन गया, आयनिक बंध बन गया, ठीक है। तो इन सभी में जो है आयनिक बंध ही बनता है। देखिए किसमें किसमें, Mg में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है भाई, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, अब 2 Cl से जुड़ा है ना, तो एक Cl इसको Cl को दे दिया और ये दूसरे वाले Cl को भी दे दिया। तो ये Mg पर क्या आ गया, एक प्लस 2 प्लस आ गया और Cl पर माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा बंध हो गया, दोनों में आयनिक बंध। CaO में देख लेते हैं, CaO में क्या होगा, CaO का जब बनाएंगे तो Ca के पास बाहरी कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दे दिया, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस बन गया। और ये आपका C 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन और ये 4 कितने 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन लगाइए यहाँ पे, ये आपका इस प्रकार से कहाँ गया यार इरेजर, ठीक। चलिए तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ना, लगा दीजिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक यहाँ भी और ये, ठीक। 6 हाइड्रोजन हो गए ना, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक। अब ये कार्बन क्या करेगा भाई, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा भाई, तीनों हाइड्रोजन से 1 1 लेगा, एक दूसरे वाले कार्बन से ले लिया, तो इस कार्बन के पास टोटल 8 हो गया। वैसे इसके पास भी वैसे हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई यहाँ पर, साझेदारी। तो साझेदारी से जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है। तो सहसंयोजी बंध किसमें होगा, इनमें, इसमें सहसंयोजी बंध होगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, 17 हो गया। 18वां प्रश्न, रेडियो एक्टिव विघटन, ये विघटन है, गलत हो गया लिखने में, ठीक है। क्या है, रेडियो एक्टिव विघटन
रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। देखिए जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है, ये विघटन है, आप समझ लीजिएगा, है ना, ये गलती हो गई थोड़ा सा लिखने में। तो रेडियो एक्टिव विघटन जब होता है तो क्या होता है, अल्फा कण निकलता है या बीटा कण निकलता है या गामा कण निकलता है, एक साथ तीनों नहीं निकल सकते, है ना। तो चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। अल्फा कण आप लोग पहचान रहे ना, 2 यूनिट धन आवेश होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है और गामा उदासीन होता है। तो अल्फा कण करें केवल अल्फा या केवल बीटा, अल्फा बीटा दोनों, देखिए क्या करें ना, एक बार में उत्सर्जित, एक बार में मतलब एक साथ, तो ये तो नहीं होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसकी संभावना है होने की, ठीक। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये अल्फा बीटा तथा फोटान तो 2-3 एक साथ निकल नहीं सकते, अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ निकल नहीं सकते, तो यही वाला ऑप्शन, ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका है प्रोटॉन, क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है बताइए जी। प्रोटॉन क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है? नहीं, ये हाइड्रोजन का नाभिक तो है। प्रोटॉन क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए नाभिक बना देते हैं, हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, और ये पहले कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नाभिक में कितना होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो जब इसमें से ये आपका हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये धन आवेशित हो गया, क्या हो गया, धन आवेशित। लेकिन ये क्या है, हल्का है, भारी नहीं है। एक मूलभूत कण है, मूलभूत कण नहीं है, धन आवेशित कण है, बिल्कुल धन आवेशित कण है ना, धन आवेशित कण है। उपरोक्त सभी कह रहे हैं। तो ये भारी हाइड्रोजन का नाभिक ये भारी नहीं होता है, बाकी धन आवेशित कण तो ये होता ही है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आपका धन आवेशित कण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया धन आवेशित कण, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला, कहाँ गया, गामा। गामा कण की चाल होती है, गामा कण की चाल कितनी होती है, गामा कण की चाल कितनी होती है बताइए। गामा कण की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, बहुत अधिक होती है ना। गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा, अभी बताया ना, रेडियो एक्टिव विघटन से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो अल्फा जो आपका होता है वो धन आवेशित होता है, उसकी चाल सबसे कम होती है, अल्फा की चाल सबसे कम, और बीटा की चाल अल्फा से ज़्यादा, और गामा की चाल सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक ही तत्व, क्या कह रहे हैं, एक ही तत्व के 2 समस्थानिकों के कौन से गुण भिन्न होते हैं। समस्थानिक, अब देखिए जो भी समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक ले लीजिए ये, ठीक है। तो क्या है, परमाणु क्रमांक सब में समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी भिन्न है, तो भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, क्या होता है भाई, उभयधर्मी होता है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं। एल्युमिनियम के ऑक्साइड में क्या है, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, और इसमें जो है अम्लीय गुण और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, ठीक। ये क्या हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डी वाला, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसके बाद हम लोग अधातु में क्या कह रहे हैं, अधातु में द्रव है। अधातु में द्रव कौन सी है, देखिए ये जो है सभी अधातु में है ना, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वे क्या होती हैं, अधातुएं हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। तो ये देखिए ये सभी जो है, सभी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। अधातुओं में सभी क्या होती हैं, गैसें होती हैं, लेकिन कोई एक है जो द्रव होती है, वो कौन है, वो कौन है, वो है ब्रोमीन। वो कौन है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो क्या है, द्रव है,
ठीक है, तो ये ब्रोमीन वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका ये फेन प्लवन, क्या कह रहे हैं, फेन प्लवन विधि प्रक्रम में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है। फेन प्लवन विधि पढ़े हैं ना, फेन प्लवन विधि सांद्रण की विधि है ना। फेन प्लवन में क्या करते हैं, याद है कुछ, याद तो होगा ही ना। ये जो क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, ये पिसे हुए अयस्क में कौन सा तेल मिलाते हैं, चीड़ का तेल। पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल मिला करके जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, वायु जब प्रवाहित करते हैं इसमें, तो क्या होता है, चीड़ का तेल इसमें क्या करता है, सब अयस्क को मिला देता है। पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला करके इसमें भर देते हैं। किसमें, चलिए थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि पिसे हुए अयस्क में, पिसे अयस्क में क्या मिलाते हैं, चीड़ का तेल। चीड़ के तेल को पिसे हुए अयस्क में मिलाकर जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करेंगे तो इसमें पिसे हुए अयस्क में चीड़ का तेल और क्या मिला होता है, पोटेशियम एथिल जैंथेट। क्या, पोटेशियम एथिल जैंथेट। ये क्या करता है भाई, ये झाग बनाता है, झाग बनाता है। अब वायु प्रवाहित करेंगे तो ये झाग बनाएगा। ठीक है, अयस्क जब हल्का होता है तब फेन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिए ना। फेन प्लवन विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब अयस्क हल्का हो और अशुद्धियाँ भारी हों, तो ये झाग बनाएगा। झाग के साथ अयस्क ऊपर चला जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। चीड़ का तेल का काम क्या है, चीड़ के तेल का काम क्या है कि ये अयस्क और पोटेशियम एथिल जैंथेट एक दूसरे को सब में मिलाने का काम करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका समझ में आ गया, कौन सा सही होगा, चीड़ का तेल, ये सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम आज का अंतिम सवाल। आज का ये 25वां अंतिम सवाल, ये क्या है भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको आगे करते हैं। निम्न में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है, HCl, CH3COOH, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल। तो इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, ये सभी जो हैं ये सभी प्रबल अम्ल हैं। कौन कौन, ये ठीक है। इनमें अगर तुलना किया जाए तो ये आपका जो है ये दुर्बल अम्ल है। कौन है, एसिटिक अम्ल इनमें से दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के 25 प्रश्न आपके पूरे हुए। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।